शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 का 2.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में विलयन के बारे में जाना था। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए आज हम 2.2 का 2 देखते हैं। निलंबन क्या है? तो फ्रेंड्स, निलंबन क्या है? तो विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। फ्रेंड्स, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। ठीक है, तो निलंबन क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण मैंने पहले बताया आपको, समांगी और विषमांगी, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को, जो मेरे लास्ट वीडियो है, उनको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, इसलिए मैं आपको आगे का ही बताऊंगी। ठीक, तो विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, है ना, बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। और ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, मतलब उसमें पूरी तरह से घुले नहीं हुए होते, है ना। जैसे कि चीनी में, जल में हम चीनी को घोलते हैं तो वो समांगी मिश्रण बनता है, जबकि विषमांगी मिश्रण जिसमें कण अलग अलग होते हैं, है ना, मिश्रण में। तो निलंबन उसी प्रकार का मिश्रण है। इसमें विलेय के कण जो है विलायक में अलग अलग होते हैं, बिल्कुल एकदम से मिले नहीं होते। ठीक है, इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन के गुणधर्म, तो इसके गुणधर्म क्या है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब जब हम निलंबन के विलयन से प्रकाश को गुजारेंगे तो वो जो है, जो उसके अंदर के जो कण हैं, है ना, निलंबन के अंदर जो कण हैं, वो प्रकाश की किरण को फैला देंगे, जिससे हमको जो प्रकाश का मार्ग है, हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के मार्ग को, किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब दिखाई देता है। और फिर आगे क्या है? तो शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, मतलब जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण विलयन में नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। और इसलिए ये निलंबन क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं और इसको छानने की विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक है, और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2.2 का 3। अब हम कोलाइडल विलयन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है दूध। तो फ्रेंड्स, निलंबन में कण क्या होते हैं थे? असमान होते थे, है ना, और इसमें कण क्या है? समान होते हैं और आकार में इतने छोटे होते हैं कि मिश्रण को हम देखें तो ये हमको समांगी मिश्रण जैसे प्रतीत होते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? दूध। तो दूध में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, दूध में वसा और प्रोटीन, है ना,
ये क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, पर क्या हम उसको अलग अलग देख पाते हैं? नहीं ना, वो बिल्कुल दूध में उसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमको वो समांगी मिश्रण की तरह दिखाई देते हैं, जबकि ये विसमांगी मिश्रण होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने कोलाइडल विलयन के बारे में भी जाना। और फ्रेंड्स, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव। फ्रेंड्स, ये टिंडल प्रभाव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि छत में छोटे से छेद से सूर्य की प्रकाश अंदर आती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो सूर्य की प्रकाश है उसमें हमको धूल के कण, बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कण उसमें तैरते हुए नज़र आते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। और इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। मतलब ये पहला जो है ए कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। मतलब अगर इसमें से हम प्रकाश को गुजारेंगे तो उसमें प्रकाश का जो मार्ग है वो हमको दिखाई नहीं देगा, जबकि दूध और पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये बी जो देख रहे हो आप, ये क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है, और इससे हम अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो इससे हमको प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? तो यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। फ्रेंड्स, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से देखा, कमरे में जो छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हमको टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, और यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है, और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब एक घने जंगल में पेड़ की जो पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उनके बीच से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ओके, और जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव के गुणधर्म। तो इसके गुणधर्म क्या क्या हैं? तो पहला है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ओके, दूसरा है आकार छोटा होता है, पृथक रूप से आँखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये हम उनको दिखाई नहीं देते, है ना। ओके, और नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। मतलब ये इतने बड़े होते हैं, इसके जो कण हैं वो इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसका मार्ग जो है उसको दृश्य बनाते हैं, है ना, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा। तो नेक्स्ट है स्थायी होते हैं। मतलब जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है, जो विलयन है कोलाइडल विलयन, उसको थोड़ी देर के लिए हम शांत छोड़ देते हैं, तब ये जो कण हैं वो तल पर बैठ जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? यही इसका मतलब है कि ये स्थायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोलाइडल विलयन है इसको हम छान कर इसके जो मिश्रण है उसको अलग नहीं कर सकते, पर एक विशेष विधि है जिसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो वो विधि क्या है? तो वो है अपकेंद्रीकरण, मतलब अपकेंद्रण। और इसी तकनीक के द्वारा हम कोलाइडल विलयन के जो पदार्थ हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, कोलाइडल विलयन जो है, आगे देखते हैं इसको समझने के लिए।
कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनते हैं। तो अब ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो पहले देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था या डिप्रेस्ड फेस कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कोई विलयन है ना, जैसे कि जल और चीनी, तो ये तो एक समांगी मिश्रण बनाते हैं जबकि हम यहाँ पर विसमांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। पर हम उसी एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे कि जल और चीनी के मिश्रण में, तो यहाँ पर जो जल है वो क्या कहलाएगा, वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, और उसमें जो चीनी घुली हुई है वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगी। या फिर इसको दूसरे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लो हम जल लेते हैं और उसमें रेत घोल देते हैं। ठीक है, रेत को डाल देते हैं, वो घुलेगी तो नहीं, पर अगर रेत डाल देते हैं और उसको हिलाएंगे तो जो जल है वो क्या कहलाएगी, वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगी, और जो रेत के कण हैं वो परिक्षेपित प्रावस्था कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि विलायक और विलेय। ओके, तो समझ में आया आपको। परिक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम या डिप्रेसिंग मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आप जल में चीनी को घोलोगे तो जल क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है सॉरी। फ्रेंड्स, जो कोलाइडल है उनका परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी अवस्था में मतलब उसके परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि हम आगे टेबल से, मतलब जो टेबल मैंने बनाया है उससे मैं समझाती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो कोलाइडल के सामान्य उदाहरण निम्न है। तो पहला क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय, इसे आप समझ सकते हो। परिक्षेपण मतलब माध्यम मतलब विलायक, और प्रकार ये कौन से प्रकार के कोलाइड्स बनाते हैं उसका, और यहाँ पर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। तो द्रव में गैस में द्रव को अगर घोला जाए तो वो एरोसोल बनाएगा। ठीक है, जैसे कि कोहरा, बादल, कुहासा। फ्रेंड्स, आप कोहरे को देखोगे तो कोहरा क्या है, वायु है, और उस कोहरे में जो द्रव मतलब जल की बूंदें, उसकी बिल्कुल इतनी सूक्ष्म बूंदें कोहरे में मिली हुई होती हैं, घुली हुई होती हैं, वही एरोसोल कहलाता है। और इस तरह से कोहरे का निर्माण होता है, मतलब गैस में द्रव परिक्षिप्त होता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, कोहरा कहलाता है। अब देखते हैं ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम गैस, तो ये भी एरोसोल बनाएगा, है ना। तो उसका उदाहरण क्या है, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार मतलब एग्जॉस्ट, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से वही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो गैस के रूप में होता है, और उसमें धूल के छोटे छोटे कण मतलब कार्बन के कण वो ठोस के रूप में होते हैं, वही ठोस कहलाते हैं। तो इसका मिश्रण क्या कहलाएगा, धुआं या स्वचालित वाहन का निथार एग्जॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है गैस में परिक्षिप्त प्रावस्था और द्रव परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, फोम बनाएंगे, जैसे कि शेविंग क्रीम। ओके, अब द्रव में द्रव, तो ये इमल्शन बनाएंगे, जैसे कि दूध, फेस क्रीम। ठीक है, अब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम द्रव निर्माण करेंगे किस प्रकार का, सोल प्रकार का, जैसे कि मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, और कीचड़। ठीक है, अब
नेक्स्ट है गैस में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, ठोस। तो क्या बनाएंगे? फोम बनाएंगे, जैसे कि फोम, रबर, स्पंज, प्यूबिस। प्यूबिस मतलब जो प्यूबिस पत्थर आता है जिसमें छेद छेद होते हैं, जिसको फोम स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस। कौन से प्रकार का? जेल, जैसे कि जेली, पनीर, मक्खन। ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस। ठोस सोल बनाएंगे, जैसे कि रंगीन रत्न, पत्थर और दूधिया कांच। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल, कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये 2.2 कंप्लीट होता है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 देखेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि किसी पदार्थ की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है ना, मतलब विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है बनाने में आसानी होगी। मैंने उदाहरण के द्वारा भी समझाया था। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, मतलब हमको विलेय की मात्रा को विलयन की मात्रा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और इसका सूत्र क्या था? एक और सूत्र कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को भाग देंगे विलयन का द्रव्यमान से और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। तो हमको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा और द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100 कर देंगे, तो ये हमको विलयन के आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये यहाँ पर फिर से आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता तो हमें बताइए कि हमारी कमी क्या है। ठीक है। तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।